हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल की एग्जाम शुरू हो गई है और एसएससी सीएचएसएल के बाद एक नया संग्राम शुरू हो गया है। आप सभी एस्पिरेंट्स को आने वाली एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिए, बिना स्ट्रेस के एग्जाम दीजिए। दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आज की तीनों शिफ्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस बार एसएससी किस पैटर्न पर अधिकतर क्वेश्चन पूछ रही है। तो जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और इसके बाद में रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको गौरव सर और निशित सर डिस्कस करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीएचएसएल की ही तरह दोस्तों इस बार भी सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हैं वो 2020 और 2021 के करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आधुनिक भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक के पूछे गए हैं। अभी तक एग्जाम में प्राचीन कालीन भारत से क्वेश्चन नहीं आए हैं। पॉलिटी के इस बार अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन देखिए संभावना है कि आने वाली शिफ्ट की एग्जाम में पॉलिटी के भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए राज्य की नदियों से और नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्लियर। देखिए पेपर के लेवल की बात करें तो ये ना तो ज़्यादा सिंपल था और ना ही ज़्यादा टफ था, तो हम इसे मॉडरेट लेवल का पेपर कहेंगे दोस्तों, जहाँ पर बहुत ही सधे हुए क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि होम्योपैथी के जनक कौन है। होम्योपैथी जो कि एक चिकित्सा पद्धति है, इसके जनक माने जाते हैं दोस्तों सैमुअल हैनीमैन। और अगर पूछा जाए कि ये कहाँ के डॉक्टर या वैज्ञानिक है तो ये जर्मनी के डॉक्टर हैं दोस्तों। जर्मनी के डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी का जनक माना जाता है। इसके बाद राज्य की योजना से क्वेश्चन पूछा गया है कि जन सेवक योजना किस राज्य से संबंधित है। तो भारत में जन सेवक योजना कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी करना, मतलब जो सरकारी सेवक है जो कि सिविल सर्वेंट है वे सभी घर घर जाकर अपनी सेवाएं देते हैं और सरकार के कार्य करते हैं। यही योजना जन सेवक योजना के नाम से जानी जाती है, जो कि कर्नाटक राज्य की योजना है। अब देखिए मध्यकालीन भारत का एक क्वेश्चन पूछा गया है जिस पर हमने सीएचएसएल के एग्जाम एनालिसिस में भी डिस्कस किया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद ये अल बरूनी की पुस्तक है। ये मध्यकालीन भारत के एक यात्री हैं दोस्तों, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। इन्होंने ही किताब उल हिंद की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा मतलब एनर्जी की इकाई है दोस्तों। इसके बाद एक और क्वेश्चन इतिहास से देखिए ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है। फिर भी मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन वहां पर बन सकता है वो बता देता हूं। तो देखिए दयानंद सरस्वती के संबंध में गलत कथन कौन सा है। क्वेश्चन तो हमें यही मिला है, लेकिन हो सकता है ये पूछा गया हो कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती माने जाते हैं, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो क्या ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? बिल्कुल नहीं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। सन पूछा जाए तो 1828 में। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, मतलब बैक टू द वेदास। ये दयानंद सरस्वती का नारा था। क्लियर। देखिए जो भी क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ से वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप देख लेना कि अगली शिफ्ट में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो इसे याद रखिएगा। आगे आ जाइए। 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड किसे दिया गया। ये 2020 के करंट से पूछा गया है। 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड जो है वो राजकमल झा को दिया गया था। इन्हें इनकी रचना द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार दिया गया था।
तो इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, द सिटी एंड द सी, राजकमल झा की पुस्तक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगर योजना आयोग की स्थापना का उद्देश्य देखें दोस्तों, तो इसकी स्थापना पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए की गई थी। भारत में 1950 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन देखिए, बाद में 2014 में इस आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। स्थापना का सन आपको पता चल ही गया, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमें एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 के करंट से पूछा गया है कि टोयोटा थाईलैंड ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन, जो कि स्पेन की एक खिलाड़ी है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था। अगर पुरुष एकल की बात करें दोस्तों, तो विक्टर एक्सेल्सन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2020 में टोयोटा थाईलैंड ओपन का खिताब जीता था। तो महिलाओं का खिताब कैरोलिना मारिन ने और पुरुषों का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में किसे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुदर्शन साहू, जो कि दोस्तों उड़ीसा के हैं और ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं। इन्हें 2021 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 2021 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और 102 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आगे आइए, ये एक क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो कि हमसे पॉलिटी से पूछा गया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये हमें देखने को मिला है। मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आप इसे पॉलिटी का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, मोरारजी देसाई जो कि 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। 1977 से लेकर 1979 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि 79 से लेकर 80 तक केवल 6 महीने भारत के प्रधानमंत्री बने। AB डी विलियर्स किस IPL टीम के लिए खेलते हैं? तो पहले तो ये पता कीजिए कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आप सभी जानते हैं AB डी विलियर्स को, शायद ही ऐसा कोई होगा जो कि इनके बारे में ना जानता हो। तो दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। भारत में IPL के जो मैच होते हैं उसमें ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं, जिसके कप्तान विराट कोहली हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है सेंचुरी से। बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? बाघमारा सेंचुरी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है और इसी सेंचुरी से होकर सोमेश्वरी नदी बहती है दोस्तों। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। सोमेश्वरी नदी बाघमारा सेंचुरी से होकर गुजरती है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित है और मेघालय का मौसिनराम भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। एक क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से पूछा गया है कि पानीपत का युद्ध 1526 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फालतू का ही हमको नंबर देके जा सकता था, क्योंकि पानीपत के तीनों युद्ध सभी को याद होंगे। देखिए, पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ था वो पहला पानीपत का युद्ध था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी जो कि उस वक्त सल्तनत काल या लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसे 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराकर बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में लड़ा गया था। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन के एक खिलाड़ी हैं, भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। आगे देखिए, भारत में राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद रखिएगा, स्पेशली उन्हें जिनकी नई नई पोस्टिंग हुई है। तो देखिए, गणेशी लाल किस राज्य के राज्यपाल हैं?
तो गणेशी लाल जो हैं वो उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। ये 2018 में उड़ीसा के राज्यपाल बने थे। इनके पहले एस.सी. जामिर यहाँ के राज्यपाल थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो वर्तमान में नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आसपास की जितनी भी डिटेल हैं और जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली शिफ्ट की एग्जाम में इन फैक्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, एमपी जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश का फुल कोर्स अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेस में बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है दोस्तों, जो कि आपकी आने वाली सीजीएल की एग्जाम और बाकी जितनी भी एग्जाम सेंट्रल या स्टेट में होती है उन सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, जहां पर आक्स्फा कानून 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दिसंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में आक्स्फा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये कानून है क्या? तो देखिए दोस्तों, ये सशस्त्र बलों को एक विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के जो सशस्त्र बल हैं वो बिना किसी वारंट के चेकिंग कर सकते हैं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं। इसी कानून के खिलाफ देखिए भारत के मणिपुर राज्य में इरोम शर्मिला ने 16 साल तक अनशन किया था। इसीलिए इरोम शर्मिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दिसंबर 2020 में यह कानून 6 माह के लिए नागालैंड में बढ़ाया गया है। इतिहास से एक और क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो अभी तक भारत में 3 गोलमेज सम्मेलन इतिहास में आयोजित हुए हैं। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था दोस्तों। ओके, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 में पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इसी गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। बाद में 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और 1932 में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एक फैक्ट को और नोट करिए, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन हैं, तो याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी, इनके संस्थापक सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। एग्जाम में हमें 2 ऑप्शन दिए थे, तो 2 ऑप्शन हैं सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। सन पूछा जाए तो 1924। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के सीईओ कौन हैं? जनवरी 2021 में राम मोहन राव अमारा को एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का सीईओ बनाया गया है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? वेरी सिंपल, साइंस का क्वेश्चन है। लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। गुरुद्वारा पातालपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? भारत के पंजाब राज्य में गुरुद्वारा पातालपुरी सतलज नदी के तट पर स्थित है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक राज्य से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए कर्नाटक के बाद तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य में ही कावेरी जल विवाद देखने को मिलता है। अगर आपको एग्जाम में कभी कावेरी नदी का ऑप्शन नहीं आता तो फिर आपको गोदावरी नदी का ऑप्शन आता कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो गोदावरी भी एक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, लेकिन ऑप्शन में कावेरी दिया गया था, तो दक्षिण भारत की या दक्षिणतम भारत की गंगा कावेरी नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? जनवरी 2021 में डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, यह दूसरी बार है जब उमेश शर्मा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले भी देखिए 2014 से लेकर 2017 तक ये इस पद पर पोस्टेड रहे हैं। आगे देखिए, उत्तम प्रकृति का कोयला कौन सा है? तो पूरे विश्व में एंथ्रेसाइट कोयला एक ऐसा कोयला है जो कि सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला है, क्योंकि इस कोयले में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। वन धन योजना किस राज्य से संबंधित है? वनों के संरक्षण के लिए वन धन योजना मणिपुर राज्य द्वारा शुरू की गई है और यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। तो वन धन योजना मणिपुर राज्य की योजना है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? बिहार की राजधानी पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम इतिहास में जाएं तो हमें पता चलता है कि गंगा नदी के तट पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। बाद में देखिए शेरशाह सूरी कभी इतिहास में शासक रहे हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था। तो ये किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किन दो नदियों के संगम पर पटना स्थित है, तो गंगा और मध्य प्रदेश से निकलने वाली सोन नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर पटना शहर स्थित है। देश में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार और नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी योजना लागू की गई है? तो यह योजना है पीएम वाड़ी योजना, जो कि भारत की नई सार्वजनिक वाईफाई योजना है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नुब्रा वैली किस राज्य में स्थित है? तो नुब्रा वैली या नुब्रा घाटी भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी के नाम पर ही इस घाटी का नाम नुब्रा वैली पड़ा है। किस राज्य में है ये? भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये थे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज सीजीएल की तीनों शिफ्ट की एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। इसके बाद आपको रीजनिंग के क्वेश्चन का एनालिसिस गौरव सर बताएंगे। कल की एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 13 अगस्त के तीनों शिफ्टों पर, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम आपके लिए लेके आए दोस्तों एग्जाम एनालिसिस, जिसमें आपको दोस्तों तीनों के तीनों सब्जेक्ट जीके, जीएस और उसमें जीए भी ऐड कर लीजिए, उसके साथ में रीजनिंग और उसके साथ में मैथ्स का एनालिसिस आज दिन भर में तीनों शिफ्टों में क्या पूछा गया, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। आज किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, उनका लेवल क्या था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तीनों शिफ्टों में, उन पर डिस्कस करेंगे। और मेरे बाद में दोस्तों आपको मैथ्स के बारे में जानकारी निश्चित सर बताएंगे। और मेरे पहले दोस्तों आप सभी ने पंकज सर से जीएस, जीके और जीए के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं 13 अगस्त एसएससी सीजीएल के तीनों शिफ्टों में लगभग कौन से चैप्टर पूछे गए। तो देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 से 3। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट में जो है वो कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा गया था, बाकी सभी शिफ्टों में कैसा है, नॉर्मल ट्री मेथड से सॉल्व हो जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसके दोनों तीनों टाइप पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एनालॉजी में भी दोस्तों इसके दोनों प्रकार की, खासकर नंबरों की एनालॉजी और अल्फाबेट की एनालॉजी, अल्फा न्यूमेरिक जो आती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। डाइस से एक क्वेश्चन देखने को मिला, जहाँ पर डाइस जो था कैसा था दोस्तों, क्लोज डाइस था, मतलब बंद पासा था। मिरर इमेज की बात करें दोस्तों, तो मिरर इमेज में यहाँ पर 2 शिफ्टों में तो जो है आपको अल्फाबेट दिए गए थे और एक शिफ्ट में जो है वो फिगर वाला दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सीरीज की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीरीज जो है वह भी 2 प्रकार की पूछी जा रही है। एक तो वो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज, जिसमें ए फिर डैश, बी ए सी फिर डैश फिर ए बी सी, ऐसा, ठीक है। तो अल्फाबेटिक सीरीज हो गई। और उसके अलावा दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों वेन डायग्राम की। तो हर शिफ्ट से एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का पूछा ही गया है। सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों शिफ्टों में जो है सिलॉस के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है। कहीं कहीं पर दोस्तों 4 कथन और 4 निष्कर्ष, या बोल सकते हैं 4 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन पूछे गए हैं। कहीं कहीं पर 2 कंक्लूजन और 2 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। कहीं कहीं पर आपको किसी शिफ्ट में 2 स्टेटमेंट
और 4 कंक्लूजन पूछे गए हैं। क्लियर है? बाकी इजी टू मॉडरेट लेवल था सिलॉजिज्म का, हो सकता था आराम से। आगे बढ़ते हैं। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और काउंटिंग ऑफ फिगर से वही दोस्तों ट्रायंगल चला आ रहा है, तो आप सभी लोग ट्रायंगल अच्छे से पढ़कर जाएं एग्जाम में। एम्बेडेड फिगर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था एक। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की जो हमें आज मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आज पूछे गए थे। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, यदि किसी कोड भाषा में लैपटॉप को QRRVNC लिखा जाता है तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा। आइए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। यदि लैपटॉप को क्या बोला गया है दोस्तों, QRRVNC, तो यहाँ पर हमें कोड किसका निकालना है दोस्तों, मास्टर का कोड निकालना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो है शिफ्टिंग हो रही है और चेंज भी आ रहे हैं, है ना, मतलब शिफ्टिंग विद चेंज हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो शिफ्टिंग विद चेंज, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये O है और यहाँ पर क्या है Q। यदि O में मैं 2 जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा Q, बोलिए क्लियर है। और उसी प्रकार से P में यदि मैं 2 जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा R। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बीच के जो 2 कैरेक्टर हैं, यहाँ पर P में 2 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा R और यहाँ पर T में 2 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा V। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है +2, बचेगा स्टार्टिंग के 2, इन दोनों को आगे शिफ्ट कर दिया है। L में यदि मैं 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा N और A में यदि 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा C। तो जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कोड निकला है किसका, लैपटॉप का, उसी प्रकार से हमें कोड यहाँ पर निकालना है किसका, मास्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2-2 के पार्ट बना लेते हैं। इन दोनों को स्टार्टिंग में लिखना है, इन दोनों को मिड में लिखना है और इन दोनों को लास्ट में लिखना है। ठीक है, और सभी में क्या करना है +2 और +2। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ई में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, तो देखिए ई में यदि 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा G, R में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा T, S में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा U, T में 2 जोड़ दीजिए V, यहाँ पर M में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों O और A में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा C। ठीक है, तो GTUVOC यही होगा हमारा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म में लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 2 कथन दिए गए हैं और 4 निष्कर्ष। आइए यहाँ पर वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व करते हैं। कुछ पत्थर सोना है, आइए बना लेते हैं कि कुछ जो पत्थर है वह क्या है दोस्तों, सोना, और सभी सोना क्या है, बैंक। तो सभी का सभी सोना काय में जाएगा दोस्तों, बैंक में जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए कुछ बैंक पत्थर है, तो देखिए कुछ बैंक पत्थर है क्या, तो जी हाँ, इतना इतना बैंक का हिस्सा कहाँ पर है, पत्थर में। तो पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, सही। आगे बढ़ते हैं। कुछ सोना पत्थर है, तो देखिए कुछ सोना पत्थर है क्या, तो बिल्कुल है, ये भी सही है। कोई पत्थर बैंक नहीं है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन डायरेक्ट नेगेटिव, क्या कर देंगे दोस्तों, हमारे रूल से गलत। आगे बढ़ते हैं। कुछ बैंक सोना है, देखिए कुछ बैंक सोना है, तो यहाँ पर कुछ बैंक क्या है, सोना, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो सम कैसा होता है, फॉल। दोस्तों ये सभी मैंने आपको हमारे कोर्स में और आपको यूट्यूब में भी बढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिलॉक्स दोस्तों ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन से लिया गया है और सिंपल ट्री मेथड बना के इसे सॉल्व करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आज पूछा गया था कि यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर दे दिए गए थे और बोला था कि ये एक ही परिवार के हैं, और फिर उसके बाद में ट्री बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए आइए यहाँ पर हम एक प्रयास करते हैं। PQRSTUV 7 लोग एक ही परिवार के, जिनमें P पुत्री है Q की। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं कि P जो है वह पुत्री है किसकी, Q की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर Q का विवाह S से हुआ। अब देखिए Q का विवाह किससे हुआ, S से, परंतु अभी यहाँ पर फिक्स नहीं है कि Q मेल है या S मेल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों पर हम क्या कर देते हैं, मैरिड कपल वाला हमारा बॉक्स लगा देते हैं, ताकि क्या मालूम पड़े कि Q का विवाह किससे हुआ है, S से। आगे बढ़ते हैं। S T की बहन है। अब देखिए यहाँ से क्लियर होता है कि S जो है वो क्या है, फीमेल। S किसकी बहन है, T की। तो यदि ये फीमेल है तो Q क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, S T की बहन है और R पिता है किसके, T के। अब R पिता है T के, तो R यहाँ बन जाएंगे ऊपर साइड, T नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी भी T का जेंडर फिक्स नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। U का विवाह T से हुआ, तो आइए यहाँ पर बना लेते हैं कि U का विवाह किससे हुआ दोस्तों, T से हुआ है। यहाँ पर बन जाएगा मैरिड कपल वाला बॉक्स। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। U माता है V की। अब यदि U माता जी है V की, मतलब T क्या हो जाएंगे, पिता किसके, V के, और V कहाँ बन जाएगा, नीचे। चलिए अब यहाँ पर V का जेंडर फिक्स नहीं है। क्या पूछा है हमसे, यदि ऐसा है तो P का V से क्या संबंध है, मतलब P जो है वह V का क्या लगेगा। तो देखिए ये माता है किसकी, P की, देखिए ये P है
ये इसके कौन हो गए पिता, ये कौन हो गई माता, माता के भाई कौन हो गए मामा, ठीक है, और मामा का ये लड़का या लड़की होगी तो ये इसके कौन लगेंगे, सीधी सी बात है कजिन। क्लियर है सभी को? आंसर क्या आएगा दोस्तों, कजिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है और आज इस प्रकार का क्वेश्चन देखो दोस्तों एग्जाम में देखने को मिला था, जहां पर कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट और नंबरों का कॉम्बिनेशन दिया था। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, यदि किसी कोडिंग में फाइंड को 6 लिखा जाता है तो उसी कोडिंग में मार्क को क्या लिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसको बना लेते हैं। अब फाइंड, एफ का नंबर कितना दोस्तों 6, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, डी का नंबर 4। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी को ऐड करते हैं तो ये देखिए 14 और 6 20 हो गया 20, और यहाँ से एक उधार दे लेते हैं 20 और 1, यहाँ पर कितना हो गया 10, 20 और 10 30 और 3 33। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? यहाँ पर हुआ 20, 20 और 10 30 और 3 33। अब यहाँ पर 33 को किसे लिखा है 3 + 3, मतलब यूनिट डिजिट बनाया गया है। ठीक है, तो क्या आ गया है 6। उसी प्रकार से यहाँ पर मार्क लिख लेते हैं, तो 13, 1, 18 और 11। अब इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी का टोटल क्या जाएगा 43, और जब इन सभी का टोटल 43 आया तो जिस प्रकार से यहाँ पर यूनिट डिजिट बना है उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या बनाएंगे हम, यूनिट डिजिट। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मार्क का 7। क्लियर है? यदि फाइंड को 6 लिखा जाएगा तो मार्क को क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनालॉजी से लिया गया है, और कौन सी एनालॉजी है यहाँ पर, वर्ड की एनालॉजी। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन देखने को मिला था, जिस प्रकार से घोड़े का संबंध हिनहिनाना से है, मतलब जिस प्रकार से घोड़ा हिनहिनाता है उसी प्रकार से बतख क्या करता है, तो बतख क्या करता है, क्वैक क्वैक। क्या करता है दोस्तों, क्वैक क्वैक। क्लियर है? चलिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डाइस से लिया गया है। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 6 अंक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पूरे डाइस में यहाँ पर 6 अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोस्तों, हमारा क्लोजर रूल लगाएंगे, मतलब निकटवर्ती का नियम। 2 पासे ऐसे लेते हैं जिनमें एक नंबर कॉमन है, कौन सा 1, और उसके पीछे कौन सा आएगा यहाँ पर कि जो नंबर अवेलेबल नहीं है वो। तो 1 के पीछे क्या होगा 6, तो क्या बोल सकते हैं, यदि 1 के पीछे 6 है तो 6 के पीछे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर आंसर क्या है हमारा 1। क्लियर है सभी को, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है दोस्तों वेन आरेख से लिया गया है। आज वेन आरेख के हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले अलग अलग शिफ्टों के। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, निम्न में से कौन सा आरेख बहने, लड़कियां और म्यूजिशियन के बीच के संबंध को दर्शाता है। और आपको यहाँ पर नीचे फिर जो है ऑप्शन में 4 डायग्राम बने हुए मिले होंगे। तो देखिए यहाँ पर बहने, लड़कियां और म्यूजिशियन, तो देखिए सभी की सभी बहनें क्या होती हैं, लड़कियां होती हैं, है ना, मतलब फीमेल की कैटेगरी में आती हैं। तो कैसा बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर कुछ बहनें म्यूजिशियन होती हैं और कुछ लड़कियां भी क्या होती हैं, म्यूजिशियन होती हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार से, यहाँ पर क्या दिया है, सासू माँ, गृहिणी और महिलाएं। तो देखिए सासू माँ, गृहिणी और महिलाएं कैसे बनेगा। तो देखिए कुछ सासू माएँ क्या होती हैं, गृहिणी होती हैं, कुछ सासू माँ क्या होती हैं, गृहिणी होती हैं, मतलब हाउसवाइफ। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। बोलिए क्लियर है, समझ में आया सभी को? ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से लिया गया है। 119, 149, 133, 143 चारों में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है, उसे चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 119 जो है वो भी किसी के पहाड़े में आता है। ठीक है, 17 सत्ते 119। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 133 तो यह भी आता है, 19 सत्ते 133। यहाँ पर 143 तो ये भी 11 के टेबल में या 13 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है ना, और बाकी आती है बात किसकी, 149 की। तो यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि 149 क्या है दोस्तों, एक प्राइम नंबर है। 149 क्या है दोस्तों, एक प्राइम नंबर, मतलब बोल सकते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या है। बाकी की कैसी है, किसी न किसी के पहाड़े में आ रही है, मतलब भाज्य है, और 149 कैसी है, अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 149। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर से लिया गया है, वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये कितने हो गए, 8 ट्रायंगल, यहाँ पर कितने हो गए, 8 ट्रायंगल। ये बीच की एक लाइन दे रखी है, मतलब यहाँ पर हिडन ट्रायंगल कितने हैं दोस्तों, 2। तो 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 18।
ये तो हो गई केवल ये वाले पार्ट की बात, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 18। अब यहाँ पर ये सिंगल है, इसके अलावा और कोई ट्रेंगल यहाँ पर मिल नहीं रहा, तो इसको +1 कर लो। अब यहाँ पर बची बात इसकी, तो देखिए यहाँ पर 1 और ये 2, और कितने पार्ट हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट है। एक पार्ट में कितने ट्रेंगल है, 3, तो यहाँ पर कितने होंगे 3, और यहाँ पर भी कितने होंगे 3, तो कितने हो गए 9, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा 9। या एक काम करिए, यहाँ पर 9 और 1 10 और 18, तो कितना हो गया 28। तो यहाँ पर दी गई आकृति में कितने ट्रेंगल है, तो 28। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर क्लासिफिकेशन से। अब क्लासिफिकेशन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर अल्फ़ाबेट का। क्या बोला है, इन चारों में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक अलग है, उसे चुनिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। DWCX पहला पद है, अगला दिया है GTFU, अगला दिया है IRHS और अगला दिया है KPJS। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मालूम है D का उल्टा क्या होता है, W दूध वाला, C का उल्टा क्या होता है, X चेन्नई एक्सप्रेस, जैसा कि मैंने आपको याद करवाया था। GT ग्रुप तड़ी, फॉर यू F का उल्टा U। आगे बढ़ते हैं इंडियन रेलवे और हनी सिंह। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर KP और PK, ये तो सही है, परंतु J का उल्टा क्या होता है दोस्तों, Q होता है। J का उल्टा क्या होता है, Q, जैकलीन, याद करवाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा KPJS, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट में गलती की गई है, ठीक है। बाकी सभी में कैसे हैं, अपोजिट हैं। पहला वाला लेटर दूसरे का अपोजिट है और दूसरा वाला लेटर पहले का, उसी प्रकार से तीसरा वाला लेटर चौथे का अपोजिट है और चौथा वाला लेटर तीसरे का अपोजिट है। तो ये बाकी के 3 स्टेप में फॉलो हुआ, चौथे में नहीं, तो यही होगा हमारा आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी से लिया गया है। जिस प्रकार से बेट को यहाँ पर संबंध किससे है, 529 से। बेट का संबंध किससे दोस्तों, 529 से, तो पेट का संबंध होगा। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। बी का नंबर कितना होता है 2, ए का नंबर कितना होता है 1 और टी का नंबर कितना होता है 20। यदि इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या जाएगा दोस्तों 23। और आप सभी बता दीजिए दोस्तों 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, उसे यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पेट का संबंध। तो देखिए P मतलब 16, E मतलब 5 और T मतलब 20, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 में से इधर 4 दे दो तो 20 20 40 और 1 41। तो यहाँ पर 41 का स्क्वायर करना है, तो 41 का स्क्वायर कितना दोस्तों 1681। यही होगा हमारा आंसर 1681। जिस प्रकार से बेट का संबंध 529 से, तो पेट का संबंध 1681 से। एक क्वेश्चन नंबर सीरीज से देखने को मिला था कुछ इस प्रकार, जहाँ पर इंटू इंटू हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर 30 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 3 दूनी 6। फिर आगे बढ़ते हैं 6 तिया 18। फिर आगे बढ़ते हैं 18 चौक 72, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ इंटू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ इंटू 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ इंटू 4, तो अगला मल्टीप्लाई क्या होगा इंटू 5। क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या करिए 72 में, या बोल सकते हैं 720 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आप 720 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 शून्य शून्य 5 दूनी 10 और 1 5 शून्य 35 और 1 36, तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों 3600। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि मिले थे। अब आपसे दोस्तों चर्चा करेंगे यहाँ पर निशित सर मैथ्स के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों आज है 13 अगस्त और आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम एनालिसिस। देखिए आज के दिन में 3 शिफ्ट थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी ये इजी थी, बिल्कुल इजी थी, यहाँ पर कोई भी नए क्वेश्चंस नहीं थे। सेकेंड शिफ्ट में बोल सकता हूँ ये मॉडरेट थी। मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव भी थी। और थर्ड शिफ्ट भी यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही थी। तो यहाँ पर एक सेकंड शिफ्ट है, तो अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में पड़ा है और आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स का एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हमसे। तो देखिए आज पहले क्वेश्चन हमें नंबर सिस्टम से देखने मिला। क्वेश्चन क्या है, अ 5 डिजिट नंबर 676xy इज डिविजिबल बाय 3711, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5y। यानी अगर आपके पास x और y की वैल्यू है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। कहने का मतलब क्या,
अगर मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता हूँ तो यहाँ पर तीनों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता हूँ तो यहाँ पर ये जो अल्टरनेट नंबर्स हैं ये यानी इनका सम जो है वो कितना होना चाहिए, इनके सम्स का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। सही है। अगर ये संख्या 3, 7 और 11 से डिवाइड होगी 6, 7, 6 XY, अगर ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो संख्या है 6, 7, 6 XY ये पूरा का पूरा इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होनी चाहिए। बोलिए क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या मिलता है? तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 231। ठीक है, यानी इस संख्या को मुझे 676 XY को मुझे 231 से डिवाइड करना है। अब XY की वैल्यू फिलहाल के लिए 99 ले लीजिएगा। हम लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ले लेते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं वापस माइनस कर लूँगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 462। चलिए माइनस कर देते हैं, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 टाइम्स लेता हूँ, तो ये होता है 2079। तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, इसको 14 से करूँगा तो ये हो जाएगा 7 बार में 70 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसको फिर 3 का टेबल पढ़ दूंगा 231 का, तो मुझे मिलता है 693। तो यहाँ पर 7 और 9 16, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर 16 से 16 को इसमें माइनस करना है। तो मैंने नंबर क्या लिया था? 67699 मैंने नंबर माना था, इसमें 16 रिमाइंडर बचा तो मैं 16 माइनस कर लेता हूँ, तो 6768 और यहाँ पर आएगा 3। तो ये है वो नंबर। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 8 और y की वैल्यू कितनी है? 3। अब आप इसका आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर रख लेता हूँ मैं वैल्यू 8 दिया 24 माइनस y की वैल्यू 5 दिया 15, माइनस करने पर कितना आएगा? 9, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर 99 ले लेना है और इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। x प्लस वाई दिया हुआ है, 1/x प्लस 1/y दिया हुआ है, आपसे 16/15 बताया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 16/15 बोल सकता हूँ? और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 4 है, तो ये 4 से कटेगा 16 कितनी बार में? 4 बार में। यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 15/4। अगर इतना आ गया और ये कंडीशन गिवन है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये CHSL के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हम लगाएंगे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर -3xy करूँगा तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 4 है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू एक्स इंटू वाई का मतलब क्या होता है? ये होता है 15/4। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 45। 4 का क्यूब यानी 64 माइनस 45, तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ से ये माइनस करने के बाद 19 बचेगा और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और इजीली बन भी गए होंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट शिफ्ट में से क्वेश्चन थे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। cot 25 इंटू cot 35 इंटू cot 45 इंटू cot 55 इंटू cot 65। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ध्यान से देखिए। दोनों के एंगल का सम अगर 90 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। इनको भी ध्यान से देखिए, इन दोनों के भी एंगल्स का सम 90 है तो इनके मल्टीप्लिकेशन का भी 1 होगा। और लास्ट में बच जाएगा cot 45 जो कि ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 ही आपका आंसर होगा। अगला अच्छा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आपको निकालनी है x की पावर 5। x की पावर 5 कैसे निकालते हैं? तो देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हम ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसमें हमें माइनस करना पड़ता है x प्लस 1/x को। इतना अगर हमने कर दिया तो काम हमारा हो जाता है। तो चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें पता है कि ये 4 का स्क्वायर -2 होगा यानी ये 14 होगा, इनटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी k³ -3 के फॉर्म में, k³ -3 के फॉर्म में, यानी 4 का क्यूब -3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64 -12, ये हो जाएगा 52 इंटू 52 माइनस यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, x⁵ प्लस 1/x⁵, यही मिलने वाला है। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट खोलकर सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 724। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 728 आएगा। 728 - 4 इज 724। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रोम्बस समझते ना आप, समचतुर्भुज कैसा दिखता है, इस तरीके से, और यहाँ पर सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर एक साइड 13 दिया है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी और ये भी 13 होगी। यहाँ पर बोला है कि एक विकर्ण यानी डायगोनल आपको दिया है कितने का, 24 का। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या मैं इजीली निकाल सकता हूँ। आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, यानी 24 का आधा तो ये वाला हिस्सा 12 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी 12 हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, बस इस वाले ट्राइंगल को, छोटे वाले को, इसको बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये साइड 12 है, ये साइड 13 है, तो ये कितनी होगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट 5, 12 और 13 का होता है, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगी। ये 5 तो इसके सामने वाली भी 5, और पूरा डायगोनल कितने का हो जाएगा, तो ये पूरा डायगोनल 10 का हो जाएगा। कितने का, 10 का। हालांकि मुझे डायगोनल नहीं निकालना है, मुझे एरिया निकालना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका एरिया कितना होगा, तो जितना इसका एरिया होगा बाकी सबका भी उतना ही होगा, यानी इंटू 4 कर दूंगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 5 इंटू 12। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर जो सबसे लॉन्ग साइड है वो हाइपोटेनस होती है और एरिया में 1/बेस इंटू हाइट होता है, हाइपोटेनस होती नहीं है। इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ से इसको काट लीजिएगा 6 बार में, 6 4 = 24 इंटू 5 इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है दिस माइनस दिस इक्वल्स टू समथिंग दिस। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। इसको अगर मैं 8 को क्या मैं 2 का क्यूब बोल सकता हूँ ना, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 2y का ये होल क्यूब है। सही, 2 को कॉमन निकाल कर क्यूब ले लूँ तो 8 हो जाता है। तो चलिए ये हो गया। ये क्या है, ये 3 का क्यूब है ना, अंदर ले लेता हूँ, तो ये है 3x माइनस 3y का होल क्यूब इक्वल्स टू, अब अगर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता तो कायदे से ये होना था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर ये a है और ये b है तो मैं यहाँ से इजीली आंसर निकाल सकता हूँ। a माइनस बी यानी इन दोनों को माइनस करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y। ये हो गया यहाँ के लिए। चलिए माइनस कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5y माइनस एक्स। तो ये है 5y माइनस एक्स। तो देखिए आपका ये वाला पहला वाला पोर्शन तो बिल्कुल आ गया। सेकंड के लिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे a स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलिए ए स्क्वायर करता हूँ, यानी इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें 2 कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 8xy। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या होगा, ये वाले का स्क्वायर करूँगा। अगर मैं 3 बाहर निकाल लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18xy, और लास्ट में a इंटू बी करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 साइड में लिख लीजिएगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा।
अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और ए प्लस बी माइनस सी बताना है। तो देखिए कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लंबा है, आपको टाइम लग सकता है, तो ये बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सारे एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाले टर्म्स से निकलते हुए उनके कोफिशिएंट्स को निकालकर ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है और ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बतानी है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए जब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द डिस्काउंट परसेंट ऑन एन आर्टिकल इज 21%, ऑन मार्क प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस इज 21%, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हमने बचपन से सीखा हुआ है। कैसे निकालते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपको मैंने बिल्कुल सीरीज में भी बताया है और ये क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से उठकर आया है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। तो डिस्काउंट परसेंट भी 21 है तो माइनस कर देंगे, ये 79 आ जाएगा और यहाँ पर 21 है तो ये 121 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब आप कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको रेशियो बता सकते हैं। तो ये हमारी इसी क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, द रेशियो ऑफ area of both the triangle is 144:49 respectively. If AB equals to this, BC equals to this, AC equals to this, find PR। बहुत ही नहायत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए जब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, एडवांस की स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यानी मैंने उसे एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है और इसे भी मैंने बहुत ईजिली डिस्कस किया था। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये मैंने अगर बोला तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। यही तो इसका मतलब होगा। और इसका जो रेशियो है ये इनके एरिया के रेशियो के अंडर रूट होता है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर साइड्स का रेशियो K है तो एरिया का रेशियो K स्क्वायर होगा, वॉल्यूम का रेशियो K क्यूब के फॉर्म में होगा। तो ये होता है। तो अगर आपको K स्क्वायर दिया है तो आप K निकाल सकते हैं अंडर रूट करके। तो ये कितना आ जाएगा? 12/7 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे साइड्स का रेशियो पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको PR निकालना है। PR का मतलब ये वाली AC को पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। AC कितना है? 9। AC कितना है? 9। तो अगर ये 9 है, 12 की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? बस आपको इतना सा बताना है। तो 12 अगर 9 के बराबर तो 1 की वैल्यू यहाँ से काट लीजिएगा 3/4 के बराबर, तो 7 की वैल्यू 21/4 के बराबर। 21/4 ही आपका सही आंसर होगा, या आप इसको 5.25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 houses are sold for same selling price, one at 15% profit and other at 25% loss. Find overall profit और लॉस परसेंट। चलिए प्रॉफिट और लॉस इसको ठीक कर लीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगेन मैंने इसे फिर मैं बता दूं कि जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज है आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। नंबर्स थोड़े से हो सकता है एग्जाम में अलग हूँ, बट मोर और लेस क्वेश्चन यही था। घोड़े की जगह शायद आर्टिकल था और परसेंटेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ हम क्या करते हैं, तो हम इसे रेशियो के हिसाब से भी जा सकते हैं। जैसे हमने बोला सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस का कितना मिलेगा? 115%। दूसरे तरफ 25% का लॉस हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस का 75% मिलेगा। लॉस हुआ ना तो 25% कम मिलेगा, यानी 75% मिलेगा। प्रॉफिट 15% हुआ, प्रॉफिट मतलब ज़्यादा, यानी 100 के ऊपर मिलेगा, तो ये 115% हो जाएगा। ये CP1 है, ये CP2 है और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इनकी सेलिंग प्राइस भी आपस में बराबर है। तो यहाँ से मैं CP1 और CP2 का रेशियो निकाल लेता हूँ, जो कि आता है 75/115। बोलिए क्लियर है? 5 से अगर मैं इसे और काट लूँ तो ये 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 23। अब देखिए एक पर 15% का प्रॉफिट हुआ तो जो कम में खरीदा गया होगा उस पर प्रॉफिट हुआ होगा, दूसरे पर 25% का लॉस हुआ है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे क्या करना है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका 15% निकाल कर इसी में अगर जोड़ना चाहूँ तो इसको मैं 1.15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसको? 15 को। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस पर 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं इसे 115% पर बेच रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 17.25।
अब दोनों की सेलिंग प्राइस तो सेम थी, यानी ये भी 17.25 में ही बिक रहा होगा, ठीक है। तो दोनों कितने में बिक जाएंगे कुल मिलाकर, तो ये दोनों बिक जाएंगे 34.5 रुपीज़ में। ये दोनों खरीदे कितने में गए थे, तो ये खरीदे गए थे 38 में। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 3.5 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3.5 अपॉन 38 इंटू 100। क्लियर है। यहाँ से डेसिमल हटाइएगा, एक जीरो नीचे या ऐसे काट लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 350 अपॉन 38। अब आप चाहें तो और इसे फर्दर 2 से काट लीजिएगा, उससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हो सकता है कि वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट हो क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, बट मोर और लेस क्वेश्चन यही था, कंसेप्ट यही था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वी ट्रिपल द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड हाफ द विड्थ फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल टू दैट ऑफ ओरिजिनल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पहले लेंथ जो भी थी, सपोज L थी, अब आपने लेंथ क्या कर दी है, ट्रिपल कर दी है, तो 3L कर दिया है। विड्थ कितनी थी, सपोज B थी, अब आपने विड्थ कितनी कर दी है, B/2 कर दी है। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो निकालना है, पुराने वाले का एरिया कितना आएगा, L/B आएगा, नए वाले का एरिया कितना आएगा, तो ये आएगा 3/2 इंटू L/B। इनका रेशियो निकालूंगा, LB कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/3, यानी रेशियो हो जाएगा 2:3। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 90 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आउट ऑफ विच 60% आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 62 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 70। फाइंड द एवरेज ऑफ क्लास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 90 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 60% गर्ल्स हैं, तो बचे हुए 40% बॉयज होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितने हैं, 90 लोग हैं। हालांकि इस 90 का कोई काम नहीं है खास, तो यहाँ पर हो सकता है मैं उसे यूज़ भी ना करूँ। आगे बोला है कि जो गर्ल्स हैं इनका जो एवरेज है वो 62 है, और बॉयज़ जो हैं इनका एवरेज मार्क्स कितना है, 70 है। तो आप यहाँ पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो कहने का मतलब इसको 0 से 0 काट लीजिएगा, ये 3:2 में आ जाएंगे। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा ऐसे कि अगर 3 लड़कियाँ हैं तो 2 लड़के हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दोनों को ऐड करके फिर 5 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, सिंपल कैलकुलेशन भी है, कोई खास नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बता सकते हैं, तो मैं आपका वेट करूंगा इन क्वेश्चंस के आंसर का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 6 km/h in 9 seconds. How long it will take to cross 372 मीटर लॉन्ग टनल। आपसे बोला है एक 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस करती है, और ये आदमी जो है वो 6 km/h की स्पीड से सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। सेम डायरेक्शन में कहने का मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड S-6 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। इनटू इसे 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये जो समय आएगा ये 9 सेकेंड्स होगा। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम का। डिस्टेंस यानी केवल ट्रेन की लेंथ होगी, स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड बनेगी, उस पर भी ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो मुझे इस पूरी स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में से बनाना पड़ा। चलिए तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 18 चले जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 240/9 इंटू 5 इंटू ये 18 ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू S-6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, 5 से काट लीजिएगा, ये कितने बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 का 1, 9 96 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 102 km/h। ये इसकी स्पीड हो जाएगी, किसकी, S की, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बोला है कि अब अगर इसी ट्रेन को 372 मीटर लंबी टनल को पार करना है। अब देखिए टनल तो स्टेबल है या स्टेशनरी है, ये तो हिल नहीं रही, बट इसकी लेंथ तो है, तो दोनों की लेंथ कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 240 प्लस 372 अपॉन स्पीड कितनी आएगी 102 इंटू 5/18 बराबर टाइम कितना आएगा, यही तो मुझे निकालना है। बोलिए क्लियर है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 612। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए यहाँ से डिवाइड कर देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 सही 1/3। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। 28 × 3 ये आ जाएगा 85/3, 85/3 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 162 × 3/85। सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 18, 1 4/85 सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट वही है। मुझे पता है नंबर्स थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव आपको लग रहे होंगे, बट हो सकता है कि यहाँ पर डेटा थोड़ा सा अलग दिया हो क्वेश्चन में, बट डोंट वरी, लगभग कंसेप्ट यही था, क्वेश्चन यही था। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 167 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन प्रॉफिट विल बी 25%। फाइंड सीपी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए मार्क प्राइस पर बेचेगा, मार्क प्राइस पर बेचेगा तो 25% प्रॉफिट आएगा, यानी जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 125% होगा। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना मिला, 12%, यानी मार्क प्राइस का 88% कितने के बराबर है, 176 के बराबर है। ठीक है, 176 के बराबर है, तो ये परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे। 8 का टेबल आता है, 11 से काटिएगा, 8 का टेबल आता है, ये 22 हो जाएगा। यहाँ से और काट लीजिएगा 2 बार में, तो मार्क प्राइस आ जाएगी कितनी, 200 रुपये। जैसे ही आपकी मार्क प्राइस 200 आती है, आप यहाँ पर रख के इसे डिवाइड कर लेंगे, तो सीपी आ जाएगा 160। और यही आपका सही आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये वाला बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको पहले सही तरीके से उतारना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं इन दोनों को x³ से डिवाइड कर दूं, x³ से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा, तो हमें मिलेगा x⁻6 -1 / x⁻6 का 3 हो जाएगा x³ से डिवाइड करने के बाद, -5 और अपॉन में आ जाएगा x³ -1 / x³ + 7। मैंने क्या किया, दोनों तरफ x³ से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो मुझे ये मिलेगा। अब यहाँ से x³ -1 / x³ निकालना कोई बड़ी बात है क्या, तो हमें पता है ये कितना है, k³ - 3k का फॉर्मेट होता है। बोलिए क्लियर है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये कितना होगा, k³ यानी 125 + 3k यानी 15, तो ये 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 140 - 5 अपॉन 140 + 7, तो ये कितना, 135 अपॉन 147, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं ये समझ में आ गए होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।